दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की कहानी तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। दिल्ली की रातें कभी सोती नहीं हैं, लेकिन उस रात शहर की रफ्तार थमी हुई लग रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, मानो कुदरत किसी आने वाली आफत की चेतावनी दे रही हो। हवा में अजीब सी नमी थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। शहर के एक पुराने इलाके में एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 302 में अनन्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी जो स्टडी लैंप से आ रही थी। बाहर सन्नाटा पसरा था, बस कभी कभी दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज इस सन्नाटे को चीर रही थी। अनन्या के कानों में वायरलेस ईयरफोन लगे हुए थे और वो अपने प्रेमी रोहन से बातें कर रही थी। रोहन, जो इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने आया था, अभी भी संघर्ष की राह पर चल रहा था। वो पिछले 6 महीनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। हर दिन इंटरव्यू, हर दिन उम्मीद और हर दिन निराशा। लेकिन उसके मन में एक ही उम्मीद थी और वो थी अनन्या। अनन्या वो लड़की थी जिसके बिना रोहन अपनी सांसों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन हकीकत की जमीन पर चलने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। और यही वो कड़वा सच था जो रोहन को रोज रात सोने नहीं देता था। तुम भी ना रोहन, इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? अनन्या ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो रोहन के थके हुए मन को सुकून देती थी। वो तकिए को सीने से लगाए हुए लेटी थी। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह फोन के उस पार बैठे रोहन पर था। कमरे के कोने में अनन्या की पालतू बिल्ली मिमी शांति से बैठी हुई थी। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मिमी कभी कभी अपनी पूंछ हिलाती, मानो कमरे में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रही हो। लेकिन अनन्या को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। वो तो बस रोहन से बातें करने में खोई हुई थी। उसकी दुनिया सिर्फ रोहन तक सीमित थी। अरे, माना कि आज भी नौकरी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन नौकरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, अनन्या ने आगे कहा। उसकी आवाज में उत्साह भरने की कोशिश थी। वो जानती थी कि रोहन कितना टूट चुका है। हर बार जब वो रिजेक्शन का सामना करता, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और क्षतिग्रस्त हो जाता। अनन्या चाहती थी कि वो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बने। और अगर ना भी मिली तो भी मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम मेरे पापा की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। उसके पिता मिस्टर वर्मा एक सख्त मिजाज इंसान थे। उन्हें लगता था कि रोहन उनके लायक नहीं है। उनकी नजर में एक दामाद वो होना चाहिए जो अपनी बेटी को शाही जीवन दे सके, ना कि वो जो हर महीने किराए के मकान बदलता हो। लेकिन अनन्या के लिए रोहन ही सब कुछ था। उसकी दौलत नहीं, उसका प्यार मायने रखता था। फोन के उस पार से रोहन की आवाज आई जो भारी और थकी हुई लग रही थी। पर अनन्या, मुझ जैसे बेरोजगार को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? तुम्हारे पापा जी सही कहते हैं, मैं तुम्हें क्या दूंगा, खाली वादे? रोहन की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वो अपने आप को कोस रहा था। उसे लगता था कि वो अनन्या के सपनों के बीच में दीवार बन गया है। देखो रोहन, नौकरी का मिलना या ना मिलना ये एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है, अनन्या ने समझाया। उसकी आवाज में अब नरमी थी। और इस टेम्परेरी चीज के लिए लाइफ की परमानेंट खुशियों से समझौता नहीं करते। हमने साथ चलने का वादा किया है ना, तो बस यही याद रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाहर हवा तेज हो गई थी। खिड़कियों के शीशे हवा के झोंकों से खड़खड़ा रहे थे। अनन्या ने अनजाने में खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उसे लगा कि शायद खिड़की खुली रह गई है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि पर्दों के पीछे कुछ हिल रहा है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद हवा होगी, उसने सोचा। चलो अब जल्दी से फोन पर किस दे दो, मैंने बहुत लेक्चर दे दिया तुमको, मेरी एनर्जी लॉस हो गई है, अनन्या ने हंसते हुए कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश में। किस? हाँ किस, नहीं देना क्या? रोहन ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। ठीक है, मैं रखती हूँ, अनन्या ने नकली गुस्सा दिखाया। अरे नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ ना, रोहन ने तुरंत कहा। तकिए को सीने से लगाए अनन्या ये बात साहिल से कर रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। उसे एक साया खिड़की पर दिखा। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई पेड़ की डाल खिड़की से टकरा रही है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो साया इंसान जैसा लग रहा था। अचानक से उस पर नजर पड़ते ही अनन्या डर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। उसे ठंड लगने लगी थी। रोहन, एक मिनट रुको, अनन्या की आवाज कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। क्या हुआ अनन्या, क्यों घबरा रही हो?
रोहन ने चिंतित होकर पूछा। लगता है कोई मेरी खिड़की पर है, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें खिड़की पर जमी हुई थीं। बाहर घना अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट भी उस कोने में काम नहीं कर रही थी। खिड़की पर? अरे खिड़की पर कौन होगा? तीसरी मंजिल है, कोई चढ़ेगा कैसे? रोहन ने तर्क दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी अब चिंता झलकने लगी थी। वही तो देखने जा रही हूँ, अनन्या ने कहा। कान में ईयरफोन लगाए हुए ही वो खिड़की के पास पहुंची। उसके कदम भारी हो रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे जैसे वो खिड़की के करीब गई, कमरे में सन्नाटा गहरा होता गया। मिमी जो कोने में बैठी थी, अचानक फुनकारने लगी। उसकी पीठ अकड़ गई थी और वो खिड़की की तरफ देख रही थी। बिल्लियों को अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो इंसानों को नहीं दिखती। अनन्या में कांपते हाथों से पर्दे को हटाया, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। यहाँ तो कोई नहीं है। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक शक बना हुआ था। लेकिन मैंने अभी अभी यहाँ किसी औरत को देखा था। ये सोचते हुए अनन्या ने अपने कानों से ईयरफोन निकाला। उसे रोहन की आवाज अब दूर से आ रही थी। अनन्या, कुछ हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? अनन्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर थोड़ा बाहर निकालकर खिड़की से बाहर देखने लगी। नीचे सड़क सूनी पड़ी थी, ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे। अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, मानो पानी के अंदर हों। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। उसका चेहरा पीला था, जैसे कई दिनों से मुर्दा हो। ये देख अनन्या चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे फ्लैट में गूंज गई। कौन कौन है? जैसे ही उसने ये बोला, वो औरत गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। बस हवा का एक ठंडा झोंका अनन्या के चेहरे से टकराया। अनन्या पीछे हटी, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज आई। बहुत ही भयानक आवाज थी वो। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है, लेकिन उसमें इंसानी दर्द भी था। उसे लगा कि शायद कुत्ते होंगे जो अक्सर रात को भौंकते भी हैं और गुर्राते भी हैं। लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, जहां मिमी बैठी थी। वो तुरंत पीछे मुड़ी। मुड़ते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, खून जमसा गया था। अनन्या ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। वो अब कमरे के अंदर थी। उसकी साड़ी गीली थी, मानो वो किसी नदी से निकल कर आई हो। उसने ये भी देखा, वो औरत उसकी पालतू बिल्ली को मारकर जबड़ चबड़ करती हुई खा रही थी। मिमी की चीखें अब सन्नाटे में बदल चुकी थीं। खून की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आखिरी छवि वही खूनी औरत थी, जो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस एक शैतानी चमक थी। अध्याय 2। अस्पताल के कॉरिडोर और इंतजार। आज 7 दिन हो गए इस घटना को। पिछले 7 दिन से अनन्या अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश सी पड़ी हुई है। दिल्ली का एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल, जहां की दीवारें सफेद थीं, लेकिन माहौल हमेशा उदास रहता था। अनन्या की आंखों में अब भी वही खौफ है जो पहले दिन उसकी आंखों में दिखा था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे गहरा झटका लगा है। उसका दिमाग उस भयानक दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, लेकिन वो खौफ वो किसी को बयां नहीं कर सकती, क्योंकि वो खामोश जो हो गई है। ना तो वो बोलती है, न ही हिलती है। बस मशीनों की ट्यूबें उसकी जिंदगी को सहारा और अनन्या को आईसीयू के बाहर से झांककर और छिपकर देखता है। छिपकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर अनन्या के पापा की नजर उस पर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मिस्टर वर्मा को लगता था कि इस सब के पीछे रोहन का ही कोई हाथ है। शायद उसने कोई जादू टोना कर दिया, या शायद उसकी वजह से ही अनन्या पर यह आफत आई। उन्होंने रोहन को अस्पताल के परिसर में घुसने से मना कर दिया था, लेकिन रोहन का प्यार इतना गहरा था कि वो हर रोक टोक को तोड़कर यहाँ आता था। इन 7 दिनों में रोहन ना तो किसी नौकरी की तलाश में गया और ना ही भरपेट खाना खाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले हो गए थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया का केंद्र अब वो आईसीयू का दरवाज़ा था। उसी रात की बात है जब अनन्या को भर्ती कराया गया था। घड़ी की सुई 12:30 बजा रही थी।
रोहन अस्पताल के कैंपस में बदहवास सा टहल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी लेकिन वो भीगता रहा। वो बार बार आसमान की ओर देखकर भगवान से अनन्या के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, कुछ भी ले ले, बस उसे बचा ले, मेरी जान ले ले, पर उसकी सांसें बची रहें। वो इस कदर उसकी यादों में खोया हुआ था कि उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि दूर बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे लगातार एकटक आंखों से देख रही थी। वो लड़की अस्पताल की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसके कपड़े अजीब थे, मानो किसी और जमाने के हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इंसानों में कम ही देखने को मिलती है। कुछ देर बाद वो लड़की उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं हो रही थी, मानो वो हवा में तैर रही हो। जब वो रोहन के बिल्कुल पास पहुंची तो उसने कहा, एक्सक्यूज मी। रोहन ने उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं। उसका ध्यान सिर्फ आईसीयू की खिड़की पर था, जहां से अनन्या का बेड हल्का सा दिखाई दे रहा था। लड़की ने एक बार फिर से उसे कहा, एक्सक्यूज मी। इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जिसमें एक अजीब सा अधिकार था। इस बार रोहन की नजर उस पर गई। रोहन कुछ देर तक उसे एकटक देखता रह गया। उसने कभी इतनी खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की नहीं देखी थी। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी। फिर उसने उससे कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जी, मैंने आपसे ही कहा, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे रोहन का दिल थोड़ा सहम गया। जी बोलिए, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। मैं आपको पिछले 8 दिनों से देख रही हूं। आप यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, कपड़े भी आपने नहीं बदले हैं। बस एक चीज आपके चेहरे पर कॉमन है और वो है टेंशन, लड़की ने कहा। उसकी नजरें रोहन के चेहरे के हर भाव को पढ़ रही थी। रोहन हैरान था। कौन एडमिट है आपका अस्पताल में? लड़की ने पूछा। जिंदगी, रोहन ने बिना सोचे कहा। जिंदगी? लड़की ने भौहें चढ़ाई। हाँ, मेरी जिंदगी एडमिट है यहाँ, मेरी अनन्या, मेरी सब कुछ। पता नहीं उसे क्या हो गया है। अस्पताल की मशीन के बीच उसे घिरा देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी अनन्या ऐसी नहीं है, वो तो नदी के पानी की तरह है, बहती रहती है, उछलती रहती है, हंसती रहती है। टेंशन से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये कहते हुए रोहन का गला भर आया, उसकी आंखें भीग गईं। वो ना चाहकर भी फूट फूट कर रोने लगा। 7 दिनों से रोका हुआ दर्द अब बाहर आ रहा था। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, बिना किसी शर्म के। साहिल को इस तरह बच्चे की तरह रोते देख उस लड़की ने उससे कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। रोहन ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। तुम कैसे ठीक करोगी? मैं? अरे मैं ही तो तुम्हारी अनन्या की ट्रीटमेंट कर रही हूं, लड़की ने आत्मविश्वास से कहा। आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे कैसे देखते? तुम तो खुद अपनी अनन्या को छिप कर देखते हो। पर बिलीव मी रोहन, मैं तुम्हारी अनन्या को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। डॉक्टर, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। बस आप मेरी अनन्या को ठीक कर दीजिए, उसे पहले की तरह कर दीजिए, उसे वापस कर दीजिए, रोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने उस लड़की के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पीछे हटकर उसे रोक दिया। एज अ डॉक्टर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं, लड़की ने कहा। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी मैम, आपका नाम क्या है? रोहन ने पूछा। लड़की ने एक पल के लिए रुककर उसे देखा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, चुड़ैला। डॉक्टर चुड़ैला नाम है मेरा, उसने आगे कहा। चुड़ैला नाम सुनने में तो बहुत ही अजीब था, लेकिन नाम से रोहन को क्या मतलब था? उसे तो बस अपनी अनन्या को ठीक करना था। उसे नहीं पता था कि ये नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। लेकिन प्यार में अंधे इंसान को चेतावनियां नहीं दिखती, बस उम्मीदें दिखती हैं। अध्याय 3, डॉक्टर चुड़ैला का रहस्य। चुड़ैला से रोहन की मुलाकात के तीसरे दिन की बात है। उस रात डॉक्टर चुड़ैला रोहन से एक बार फिर से मिली। आज उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो अस्पताल के सफेद माहौल में बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन किसी नर्स या डॉक्टर ने उस पर सवाल नहीं उठाया, मानो वो अस्पताल की ही हिस्सा हो।
उसने उस रात जो बात रोहन को कही, उसे सुनकर रोहन की आंखों में एक बार फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। आप सच कह रही हैं डॉक्टर चुड़ैला, अनन्या रिकवर कर रही है? रोहन की आवाज कांप रही थी, इस बार खुशी से। आज 15 दिनों में उसने पहली बार अपनी पलकें झपकाईं। बिल्कुल सच रोहन, डॉक्टर चुड़ैला ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा संगीत था जो रोहन के कानों में अमृत सा लग रहा था। आई होप वो जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी, रोहन ने कहा। वैसे जब तुम लोग शादी करोगे तो मुझे इनवाइट करोगे ना? अगर नहीं भी करोगे तो मैं तो आऊंगी ही, डॉक्टर चुड़ैला ने मजाकिया अंदाज में कहा। मैम, आपको ना बुलाने का तो सवाल ही नहीं है, आप तो मेरी देवी हैं, रोहन ने कहा। डॉक्टर चुड़ैला ने मुस्कुराते हुए वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही वो मुड़ी, रोहन ने देखा कि उसकी परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन रोहन ने इसे अपनी थकान और खुशी का वहम समझा। अनन्या ने पलकें झपकाना शुरू कर दिया था। नर्सों ने भी ये देखा था। मिस्टर वर्मा को भी ये खबर मिली थी और उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली थी। उन्होंने रोहन को दूर से आते देखा तो उन्हें डांटा नहीं। शायद उन्हें लगा कि बेटी के ठीक होने में रोहन की प्रार्थनाओं का भी हाथ है, लेकिन ये उसके ठीक होने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि कोई था जो उसे ठीक नहीं होने देना चाह रहा था। अस्पताल की दीवारों के पीछे अंधेरे कोनों में वही साया मंडरा रहा था जो उस रात अनन्या की खिड़की पर आया था। वो साया धैर्य से इंतजार कर रहा था। शैतान कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो शिकार के पूरी तरह बेबस होने का इंतजार करता है। अध्याय 4, झूठी उम्मीदें और अंधेरा। अगली रात की बात है। 2 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। अस्पताल की लाइटें मध्यम कर दी गई थीं। नर्सिंग स्टेशन पर केवल एक नर्स जाग रही थी जो अपनी फाइलों में व्यस्त थी। बाहर हवा थम गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं, मानो कुदरत भी सांस रोके कुछ होने का इंतजार कर रही हो। तभी उस सन्नाटे को भंग करती एक आवाज अस्पताल के आईसीयू में गूंजी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी के हंसने की आवाज थी, लेकिन इसमें पागलपन था। आईसीयू के जिस बेड पर अनन्या थी, उसी बेड के नीचे वही भयानक औरत जोर जोर से हंस रही थी। उसका शरीर अब भी वैसे ही कपड़ों में था, गीला और मैला। उसकी आंखों में वही सफेदी थी। हंसते हंसते उस औरत ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा। उसकी नजरों में एक अलौकिक शक्ति थी। पल भर में ही सारे के सारे कैमरे बंद हो गए। स्क्रीन पर सिर्फ स्नो दिखाई देने लगा। नर्सिंग स्टेशन पर बैठी नर्स ने मॉनिटर पर ध्यान दिया। अरे, कैमरे खराब हो गए। उसने सोचा सुबह देख लूंगी और वापस अपने काम में लग गई। उसे नहीं पता था कि मौत कमरे के अंदर दस्तक दे चुकी है। उसके चलने की कोई आवाज नहीं हुई। वो हवा में तैरती हुई अनन्या के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी। अनन्या अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना था। वह सपने में भी उस आतंक को महसूस कर रही थी। काफी देर वो उसे घूरती रही। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे। उसने अनन्या के माथे को छुआ। अनन्या के शरीर में एक झटका दौड़ गया। मशीनों की बीप तेज हो गई। अब तुम मेरी हो, उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर था। फिर उसने अनन्या के हाथ में लगी सलाइन की पाइप को खींचकर निकाल दिया। एक झटके में पाइप बाहर आ गई। खून की मोटी धार जमीन पर गिरने लगी। लाल रंग सफेद चादर पर फैलने लगा। अनन्या बिस्तर पर तड़पने लगी। उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। उसने उस औरत को देखा। उसकी आंखों में वही खौफ था जो 7 दिन पहले था। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उस औरत ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर एक चुंबन दिया जो बर्फ जैसा ठंडा था। मिलते हैं दूसरी दुनिया में, उस औरत ने कहा और फिर अंधेरे में विलीन हो गई। मशीनों की आवाज तेज होती गई। फिर एक लंबी सी बीप आई और फिर सन्नाटा, फ्लैट लाइन। नर्स दौड़ती हुई आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कोशिश की, सीपीआर दिया, लेकिन अनन्या की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। अध्याय 5, शमशान घाट और आखिरी विदाई। सुबह हुई, लेकिन रोहन के लिए सूरज नहीं निकला था। जब उसे खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा,
लेकिन उसे अनन्या के कमरे में नहीं ले जाया गया। उसे सीधे शमशान घाट के लिए कहा गया। शमशान घाट में अनन्या की जलती चिता को दूर से देखता रोहन बदहवास सी स्थिति में था। आग की लपटें आसमान की तरफ बढ़ रही थी, मानो आसमान को जला रही हों। रोहन वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। अब रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। वो चाहता था कि वो खुद भी अनन्या की जलती चिता में कूद जाए। वो चला जाए उसके साथ हमेशा के लिए इस बेदर्द दुनिया से। उसके पैर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मिस्टर वर्मा ने उसे पकड़ लिया। पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने चिल्लाया। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आग को देख रहा था। उसे लग रहा था कि अनन्या उस आग में से उसे बुला रही है। रोहन की आंखों में अब भी वो दृश्य सामने आ रहा था जब वो पहली बार अनन्या से मिला था। वो दिन कितना अलग था। आसमान नीला। उसके बाद वो औरत बिस्तर के नीचे से निकली। उसके चलने की कोई आवाज नहीं हुई। वो हवा में तैरती हुई अनन्या के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी। अनन्या अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना था। वो सपने में भी उस आतंक को महसूस कर रही थी। काफी देर वो उसे घूरती रही। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे। उसने अनन्या के माथे को छुआ। अनन्या के शरीर में एक झटका दौड़ गया। मशीनों की बीप तेज हो गई। अब तुम मेरी हो, उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर था। फिर उसने अनन्या के हाथ में लगी सलाइन की पाइप को खींचकर निकाल दिया। एक झटके में पाइप बाहर आ गई। खून की मोटी धार जमीन पर गिरने लगी। लाल रंग सफेद चादर पर फैलने लगा। अनन्या बिस्तर पर तड़पने लगी। उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। उसने उस औरत को देखा। उसकी आंखों में वही खौफ था जो 7 दिन पहले था। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उस औरत ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर एक चुंबन दिया, जो बर्फ जैसा ठंडा था। मिलते हैं दूसरी दुनिया में, उस औरत ने कहा, और फिर अंधेरे में विलीन हो गई। मशीनों की आवाज तेज होती गई। फिर एक लंबी सी बीप आई, और फिर सन्नाटा, फ्लैट लाइन। नर्स दौड़ती हुई आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कोशिश की, सीपीआर दिया, लेकिन अनन्या की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। अध्याय 5, शमशान घाट और आखिरी विदाई। सुबह हुई, लेकिन रोहन के लिए सूरज नहीं निकला था। जब उसे खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसे अनन्या के कमरे में नहीं ले जाया गया। उसे सीधे शमशान घाट के लिए कहा गया। शमशान घाट में अनन्या की जलती चिता को दूर से देखता रोहन बदहवास सी स्थिति में था। आग की लपटें आसमान की तरफ बढ़ रही थीं, मानो आसमान को जला रही हों। रोहन वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। अब रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। वो चाहता था कि वो खुद भी अनन्या की जलती चिता में कूद जाए। वो चला जाए उसके साथ हमेशा के लिए इस बेदर्द दुनिया से। उसके पैर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मिस्टर वर्मा ने उसे पकड़ लिया। पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने चिल्लाया। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आग को देख रहा था। उसे लग रहा था कि अनन्या उस आग में से उसे बुला रही है। रोहन की आंखों में अब भी वो दृश्य सामने आ रहा था जब वो पहली बार अनन्या से मिला था। वो दिन कितना अलग था। आसमान नीला था, हवा में खुशबू थी, और जिंदगी में उम्मीदें थीं। फ्लैशबैक, पहली मुलाकात। ये 2 साल पहले की बात है। दिल्ली की गर्मियों की दोपहर थी। रोहन अपनी पुरानी बाइक पर सवार शहर के एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर खड़ा था। वो एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था उस वक्त। पेट पालने के लिए उसे हर काम करना पड़ता था। तभी एक लड़की बाहर निकली। हाथ में फाइलें थीं, चेहरे पर चिंता। वो टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। रोहन ने हिम्मत करके अपनी बाइक उसके पास ले गया। मैम, कहीं जाना है? मैं छोड़ सकता हूं। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने सोचा शायद ये कोई ठग है, लेकिन फिर उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। इतनी देर से क्यों आए हो आप? पिछले 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रही हूं। अनन्या ने झूठ बोला,
ताकि उसकी अथॉरिटी बनी रहे। असल में वो अभी बाहर निकली थी। अब सॉरी मैम, वो आज ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। तुम लोग भी ना झूठ बहुत बोलते हो, रोहन ने हंसते हुए कहा। उसे अनन्या की बात में छिपी नर्वसनेस समझ आ गई थी। मैम, इसी कमाई से रोटी चलती है मेरी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, रोहन ने मासूमियत से कहा। अच्छा ठीक है अब चलो, अनन्या ने हार मानते हुए कहा। उसे देर हो रही थी। मैम ओटीपी बताना, रोहन ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। अनन्या ने रोहन को ओटीपी बताई और फिर रोहन अपने बाइक पर उसे बिठाकर उसकी मंजिल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उन्होंने बातें की। पता चला कि अनन्या एक आर्किटेक्ट है और रोहन एक संघर्षरत युवक। उस दिन की बातों ने एक दोस्ती की नींव रखी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो दिन याद करके रोहन के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसी बाइक पर बैठकर अनन्या ने कहा था, रोहन तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और आज वही अनन्या राख बन चुकी थी। अध्याय 6, अधूरा सफर। शमशान घाट से लौटते वक्त रोहन ने रास्ते में उसी जगह से गुजरना चाहा जहां उसने पहली बार अनन्या को लिफ्ट दी थी। वो वहीं रुक गया। शाम ढल रही थी, स्ट्रीट लाइट जलने लगी थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा। सड़क सूनी थी, लेकिन कोने में खड़ी एक छाया उसे जानी पहचानी लगी। वो वही औरत थी जो अनन्या की खिड़की पर आई थी। रोहन की सांसें अटक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई। तुमने वादा नहीं निभाया रोहन, उस औरत ने कहा। कौन हो तुम? तुमने उसे क्यों मारा? रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। मैं वही हूं जो तुम्हारे डर में छिपी है। मैं चुड़ैला नहीं हूं, मैं बदला हूं। किसका बदला? उसकी जिसकी जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। इसी जमीन पर, इसी इमारत में सालों पहले एक और लड़की थी। उसका भी कोई रोहन था, लेकिन दुनिया ने उन्हें अलग कर दिया। और जब वो मरी तो उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। अब वो हर उस जोड़े को सताती है जो उसकी तरह टूटता है। उस औरत ने रहस्य उद्घाटन किया। रोहन सन्न रह गया। तो अनन्या का क्या कसूर था? प्यार का कसूर। इस शहर में प्यार करना पाप है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ये शाप इस शहर की हवाओं में है, उस औरत ने कहा और फिर अंधेरे में गायब हो गई। रोहन वहीं खड़ा रहा। रात गहरी होती गई। दिल्ली की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन रोहन के लिए सब कुछ अंधा था। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी। ये इस शहर की क्रूरता की कहानी थी, जहां इंसानियत मर चुकी है और साए जिंदा है। उसने अपनी जेब से अनन्या की एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो हंस रही थी। रोहन ने तस्वीर को चूमा और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। मैं आ रहा हूं अनन्या, जल्दी आ रहा हूं, उसने फुसफुसाया। लेकिन क्या वो वास्तव में जाएगा, या वो इसी शहर में एक जिंदा लाश बनकर भटकता रहेगा जैसे हजारों अन्य लोग भटक रहे हैं? ये सवाल अनुत्तरित रह गया। हवा फिर से तेज हो गई। पेड़ों की सरसराहट में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। शायद ये अनन्या की आत्मा थी जो रोहन को रोक रही थी, या शायद वो चुड़ैला डॉक्टर थी जो अपने शिकार की तलाश में फिर से निकल पड़ी थी। अस्पताल की छत पर डॉक्टर चुड़ैला खड़ी थी। उसने अपनी फाइल बंद की। उसमें अनन्या का नाम कट चुका था। उसने नीचे सड़क पर खड़े रोहन को देखा। अगला कौन होगा, उसने खुद से पूछा, और एक शैतानी हंसी हंसी जो हवा में घुल गई। दिल्ली की रात फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। गाड़ियां चल रही थीं, लोग अपने घरों को लौट रहे थे। किसी को पता नहीं था कि उनके बीच कौन इंसान है और कौन साया, क्योंकि इस शहर में अब फर्क मिट चुका था। रोहन ने अपनी बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज सन्नाटे में गूंजी। उसने हेलमेट पहना और आगे बढ़ा। मंजिल नहीं थी, बस सफर था। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। पीछे मुड़कर उसने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां अनन्या की चिता जली थी। राख हवा में उड़ रही थी। वो राख अब दिल्ली की धूल का हिस्सा बन चुकी थी। उपसंहार। कहते हैं कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस पात्र बदलती हैं। अनन्या चली गई।
रोहन बच गया, लेकिन क्या वो वास्तव में बच पाया, या वो उसी अंधेरे का हिस्सा बन गया जो उस रात खिड़की पर आया था। अस्पताल के रिकॉर्ड में अनन्या वर्मा की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट लिखा गया। किसी ने उस खूनी औरत के बारे में नहीं पूछा, किसी ने डॉक्टर चुड़ैला के बारे में नहीं पूछा, जो अगले ही दिन अस्पताल से गायब हो गई थी। नर्सों ने कहा कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। लेकिन सच को सिर्फ कौन रोहन मानता जानता है था जब वो इतना डरावना हो? लोग वही मानते हैं जो उन्हें सुकून दे, और सुकून था भूल जाना। रोहन ने भी कोशिश की भूलने की। उसने शहर छोड़ दिया। वो किसी गांव में चला गया जहां शोर नहीं था, जहां ऊंची इमारतें नहीं थीं। लेकिन रातों को जब चांदनी खिड़की से आती थी, उसे लगता था कि कोई खिड़की पर खड़ा है, कोई उल्टा लटका हुआ। और जब वो दौड़कर खिड़की के पास जाता तो वहां कोई नहीं होता, बस एक बिल्ली की आवाज आती, या शायद किसी के हंसने की आवाज। और इस तरह ये कहानी एक किंवदंती बन गई। दिल्ली के उस पुराने इलाके में फ्लैट नंबर 302 अब खाली पड़ा है। कोई किराएदार नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि वहां एक लड़की रहती थी जो अपने प्रेमी का इंतजार करती थी। कोई कहता है कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो डॉक्टर बनकर लोगों को ठीक करने का नाटक करती है, लेकिन असल में उनकी सांसें छीन लेती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सच अक्सर कहानियों से ज्यादा डरावना होता है। और डर कभी मरता नहीं, वो बस सो जाता है अगले शिकार के इंतजार में। रोहन अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी आंखों में वही खौफ है जो अनन्या की आंखों में था। वो अक्सर बुदबुदाता है, अनन्या मैं आ रहा हूं। लेकिन अनन्या का कोई जवाब नहीं आता। बस हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराता है, मानो कोई उसे थपथपा रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार ताकतवर है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो प्यार से भी ऊपर हैं। अंधेरा हमेशा रोशनी का इंतजार करता है ताकि उसे निगल सके, और इस शहर में अंधेरा बहुत गहरा है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।